26 नवंबर 2008 भारतीय इतिहास की एक ऐसी स्याह तारीख जिसे शायद ही कोई भुला पाए। आज के इस विश्लेषण में हम सिर्फ उस खौफनाक रात की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन 60 घंटों की घेराबंदी को पूरी तरह से डिकोड करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक आम सी दिखने वाली शाम अचानक आधुनिक भारत के सबसे गहरे जख्म में बदल गई। ये कोई आम टाइमलाइन नहीं है, ये उस खौफनाक सच का दस्तावेज है जिसने मुंबई को हिला कर रख दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं और वहीं चलते हैं जहां से मौत ने इस शहर की तरफ अपने कदम बढ़ाए थे। वक्त था रात के करीब 8:10। मुंबई से मीलों दूर अरब सागर का वो हिस्सा बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था। आसमान में घने बादल थे और दूर दूर तक सिर्फ काली लहरें, और इन्हीं लहरों को चीरती हुई एक छोटी सी नाव बहुत ही खामोशी से आगे बढ़ रही थी। उसमें बैठे उन 10 लोगों के चेहरे बिल्कुल शांत थे, पर उनकी आंखों में एक ऐसी ठंडक थी जो किसी की भी रूह कंपा दे। उधर रोशनियों से जगमगाता मुंबई शहर अपनी आम जिंदगी में बिजी था, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उन समुद्री लहरों के रास्ते मौत उनकी तरफ रेंगती हुई चली आ रही है। उनके पास जो भारी बैग्स थे ना, उनमें मौत का पूरा जखीरा भरा था। AK-47 राइफलें, हैंड ग्रेनेड्स, सैकड़ों गोलियां, सैटेलाइट फोन्स और कुछ सूखे खाने के पैकेट्स। अब अगर हम इस कॉम्बिनेशन को देखें, हथियारों के भारी ढेर के साथ सूखा खाना, ये एक बहुत ही खौफनाक इशारा था। मतलब साफ था, वो यहाँ कुछ घंटों के लिए नहीं आए थे। दरअसल पाकिस्तान के कराची में हफ्तों पहले रची गई ये एक सुसाइड मिशन की साजिश थी। उनका वापस लौटने का कोई इरादा नहीं था। उनका सिर्फ एक ही मकसद था, शहर को कई दिनों तक डर और दहशत की आग में झोंक देना। उनका यह मिशन कितना सटीक और बेरहम था, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि उन्होंने समंदर में एक भारतीय मछुआरों की नाव को रास्ते में ही हाईजैक कर लिया, उस पर मौजूद क्रू को बांधा और बिना किसी रहम के उन्हें मार दिया। जिंदा छोड़ा तो सिर्फ कप्तान को, ताकि वो उन्हें मुंबई तक ला सके। ये सोचना ही कितना डरावना है कि कई घंटों तक एक डरा सहमा इंसान उन हथियारबंद लोगों को अपनी ही बर्बादी की तरफ ले जाता रहा, और जैसे ही मुंबई करीब आया, उन्होंने उस कप्तान का भी गला रेत दिया। ना कोई इमोशंस, ना कोई दया, सिर्फ एक मशीन जैसी क्रूरता। अब वक्त था रात के 8:30। खतरा समंदर की लहरों से निकलकर अब शहर की चहल पहल वाली सड़कों पर आ चुका था। वो मुंबई के कोलाबा इलाके में उतरे। पहने हुए थे जीन्स, टी-शर्ट और कंधों पर वही आम से दिखने वाले बैग्स। वो बिल्कुल आम नौजवानों की तरह लग रहे थे, और सच कहूं तो यही उनकी सबसे डरावनी बात थी। वो आसानी से भीड़ में घुल मिल गए और अलग अलग दिशाओं में बट गए। किसी को कानों कान खबर नहीं थी कि उन बैग्स के अंदर मौत का कितना बड़ा सामान छिपा है। अब देखते हैं कि हालात कितनी तेजी से बिगड़े। टाइमलाइन पर गौर करें। 8:10 पर अरब सागर से अप्रोच, 8:30 पर कोलाबा में लैंडिंग, और फिर आती है रात की 9:40। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस यानी CST पर अचानक गोलियों की आवाजें गूंजने लगती हैं। शुरू में तो लोगों को लगा कि शायद आसपास कहीं पटाखे फूट रहे हैं, लेकिन अगले ही पल निर्दोष लोगों के खून से स्टेशन का सफेद फर्श लाल होने लगा। उस स्टेशन पर जो भयानक भगदड़ मची, उसकी आवाजें आज भी कई लोगों को सोने नहीं देती। ये CCTV फुटेज तो हम सबने देखी है। अजमल कसाब, हाथ में AK-47, पीठ पर बैकपैक और चेहरे पर वही खौफनाक इमोशनलेस एक्सप्रेशन। उसे किसी बात का डर नहीं था। वो किसी रोबोट की तरह प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर अंधाधुंध गोलियां बरसा रहा था। भीड़ में लोग जान बचाकर भाग रहे थे, बच्चे अपने माता पिता से बिछड़ रहे थे। एक पल में ही मुंबई का वो सबसे बिजी स्टेशन मौत के खुले मैदान में तब्दील हो गया था। सेक्शन 8, जलते हुए आलिशान होटल्स, जिसमें मुख्य थे ताजमहल पैलेस और ओबेरॉय ट्राइडेंट। मुझे बचा लो, ये कोई आम शब्द नहीं है। ये उन बंधकों के आखिरी मैसेजेस थे जो अपने होटल के अंधेरे कमरों, बाथरूम और अलमारियों में छिपे बैठे थे। उन्होंने अपने मोबाइल फोन की रोशनी तक बंद कर रखी थी, ताकि आतंकवादियों को उनका पता न चल जाए। एक अंधेरा कमरा, बाहर गूंजती गोलियों की आवाजें और डर से कांपते हाथ। मौत को बिल्कुल अपने सामने महसूस करते हुए उन्होंने अपनी फैमिलीज को ये आखिरी बेबस संदेश भेजे थे। अब अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो ये बहुत ही कड़वा सच था। एक तरफ हमारी मुंबई पुलिस थी, उनके पास वही पुरानी राइफलें थीं, वायरलेस सिस्टम्स पर अफरा तफरी मची थी, और इतने बड़े लेवल के हमले से निपटने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ आतंकवादी थे। भारी मिलिट्री वेपन से लैस मुंबई के मैप उन्हें रटे हुए थे, और उनका कोऑर्डिनेशन एकदम परफेक्ट था। सच्चाई यह है कि शुरुआती घंटों में लोकल पुलिस के पास उनकी भारी गोलाबारी का कोई तोड़ नहीं था, और इसी अफरा तफरी और केओस के बीच मुंबई ने अपने 3 सबसे बहादुर पुलिस ऑफिसर्स को खो दिया। ATS चीफ हेमंत करकरे, अशोक कामटे और विजय साल्सकर। ये तीनों एक गाड़ी में आतंकवादियों को ढूंढते हुए अंधेरी और सुनसान सड़कों पर निकले थे, लेकिन अचानक सामने से गोलियों की ऐसी बौछार आई कि उनकी गाड़ी पूरी तरह छलनी हो गई। इन ऑफिसर्स की शहादत ने पुलिस डिपार्टमेंट के मोराल को एक बहुत बड़ा झटका दिया था।
हालात पूरी तरह हाथ से निकल चुके थे। हॉस्पिटल्स घायलों से भरने लगे थे, हर तरफ से खून और चीखें थीं। तब फैसला लिया गया कि एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडोज को बुलाया जाए। लेकिन दिक्कत यह थी कि एनएसजी का बेस दिल्ली में था। अब दिल्ली से मुंबई आने का मतलब था कई घंटों का लंबा इंतजार, और उन खौफनाक घंटों के दौरान मुंबई पूरी तरह बेबस थी। ताज होटल के पुराने लकड़ी वाले हिस्सों में आग तेजी से फैल रही थी और गोलियों की आवाजें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। एनएसजी जब वहां पहुंची तो उनके सामने एक नया सवाल खड़ा हो गया। आतंकवादियों को कमांडोज के हर कदम की खबर कैसे लग रही थी? वो इतनी सटीकता से अपनी लोकेशन कैसे बदल रहे थे? ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पहले से पता हो कि सिक्योरिटी फोर्सेस कहां से एंट्री लेने वाली हैं। इस सवाल का जो जवाब था वो काफी चौंकाने वाला और उतना ही निराश करने वाला था। जवाब था लाइव ब्रॉडकास्ट, टीवी चैनलों की लाइव कवरेज। पूरा देश टीवी स्क्रीन पर चिपका हुआ था। लेकिन सिर्फ देश ही नहीं, पाकिस्तान में बैठे उन आतंकवादियों के हैंडलर्स भी वही न्यूज चैनल्स देख रहे थे। वो सीधा प्रसारण देखकर फोन पर अपने लोगों को बता रहे थे कि कमांडोज अब छत से उतर रहे हैं या किस रास्ते से अंदर आ रहे हैं। देखा जाए तो ये सिर्फ हथियारों का हमला नहीं था, ये मीडिया और टेक्नोलॉजी का एक ऐसा घातक इस्तेमाल था जिसने इस पूरे ऑपरेशन को कई गुना ज्यादा खतरनाक बना दिया। सेक्शन 15, शहादत और कमांडो ऑपरेशन, शहर को वापस लेना। इसी ऑपरेशन के दौरान देश ने अदम्य साहस की एक ऐसी मिसाल देखी जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। एनएसजी के मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ताज होटल की उन अंधेरी धुएं से भरी भूल भुलैया में अपने साथियों की जान बचाते हुए वो बुरी तरह घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया। अपनी आखिरी सांस तक वो उन आतंकवादियों का डटकर मुकाबला करते रहे। आज भी उनकी ये शहादत पूरे देश की आंखों में आंसू ला देती है। और उधर नरीमन हाउस में भी बिल्कुल किसी वॉर जोन जैसा नजारा था। वहां कई लोगों को बंधक बनाया गया था। आसमान में गूंजते हेलीकॉप्टर्स, कमांडोज का छत पर उतरना और चारों तरफ गूंजती भारी गोलाबारी, ये पूरा सिनेमा जैसा लगने वाला वॉर एक्शन दुनिया भर के न्यूज चैनल्स पर लाइव चल रहा था। पूरी दुनिया की नजरें मुंबई पर टिकी थी और हर किसी की सांसें अटकी हुई थी। 60 घंटों की इस खूनी मुठभेड़ के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने बाकी सभी आतंकवादियों को ढेर कर दिया, लेकिन अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। जब कसाब से पूछताछ हुई तो ऐसे राज खुले जिसने सबको सुन्न कर दिया। ये कोई अचानक किया गया हमला नहीं था, बल्कि कराची से ऑपरेट हो रहे एक बेहद ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क की पूरी प्लानिंग थी। इस साजिश के पीछे का जो ढांचा था वो बहुत गहराई तक फैला था। उन्हें पाकिस्तान में लंबी ट्रेनिंग दी गई थी। उनके दिमाग में नफरत और धार्मिक उन्माद भर दिया गया था, ये कहकर कि ये एक पवित्र मिशन है। और सबसे अहम और डरावनी बात यह थी कि वो लगातार फोन पर अपने हैंडलर से कमांड्स ले रहे थे। मतलब हर हत्या, हर धमाका, सब कुछ फोन के जरिए एक कंट्रोल रूम से ऑपरेट किया जा रहा था। सेक्शन 20, 60 घंटे बाद की वो सुबह, 29 नवंबर 2008। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन मासूम लोगों की तादाद है जिन्होंने इन 60 घंटों के अंदर अपनी जान गंवाई। इस एक नंबर में न जाने कितने टूटे हुए सपने, कितनी उम्मीदें और कितनी ही जिंदगियां हमेशा के लिए दफन हो गई। और ये दूसरा नंबर, 60 घंटे। 60 घंटे, इतने लंबे वक्त तक इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे बिजी शहर पूरी तरह से लकवाग्रस्त रहा। सिर्फ आग की लपटें थीं, गोलियों का शोर था और एक गहरे खौफ का साया था जिसने पूरी मुंबई को जकड़ लिया था। इस हमले के बाद एक बात तो साफ हो गई थी कि सिस्टम में बदलाव बहुत जरूरी था। नई तटीय और समुद्री सुरक्षा नीतियां बनाई गई और सबसे बड़ा कदम ये उठाया गया कि एनएसजी को अब सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रखा गया। देश के अलग अलग शहरों में उनके नए हब बनाए गए ताकि भविष्य में अगर कभी ऐसी कोई घटना हो तो मदद के लिए घंटों का इंतजार न करना पड़े। नीतियां जरूर बदली हैं, सिक्योरिटी सख्त की गई है, पर जो इंसानी कीमत उस दिन चुकाई गई उसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो सकती। 166 जानें चली गईं, सैकड़ों लोग जख्मी हुए। ऐसे कई परिवार हैं जो परमानेंट रूप से टूट गए। जिस मुंबई शहर को उसकी रफ्तार के लिए जाना जाता था, उसके दिल पर उस रात एक ऐसा घाव लगा जिसकी टीस हमेशा महसूस होती रहेगी। आज भी जब रात के अंधेरे में ताज होटल की शानदार रोशनी अरब सागर की लहरों पर पड़ती है, तो क्या उन 60 घंटों के उस खौफनाक सपने का डर कभी सच में मिट पाता है? उन लोगों के लिए जिन्होंने उस रात की भयानकता को अपनी आंखों से देखा है। 26/11 सिर्फ एक कैलेंडर की तारीख नहीं है, बल्कि एक ऐसा साया है जो हमेशा उनके साथ चलेगा। और इसी विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं खत्म करते हैं। इसे गहराई से समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत बहुत शुक्रिया।